नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी हमारे देश को, समाज को आवश्यकता पड़ी है, हमारी वीरांगनाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपनी साहसिक उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे वो भीकाजी कामा हों, सरोजिनी नायडू हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, आदि तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे ही महान बेटियों के बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी, जो डीएवी पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में या उससे आप क्या समझती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्टाफ का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका रही है उस पर मैं बात कर सकूं। तो जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता आंदोलन से क्या अभिप्राय है, तो मैं कहना चाहूँगी कि स्वाधीनता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं के प्रति अधीनता। और जो व्यक्ति किसी और के अधीन है, जैसे कि भारत के संदर्भ में हम देखें तो विदेशी शासन यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहा जी, तो ऐसे में एक गरिमामयी जीवन जीने की तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन का तात्पर्य उस आंदोलन से है जहाँ पे महिलाओं ने, पुरुषों ने और समाज के विविध वर्गों ने एक विदेशी शासन को, जो कि हमारे भारतीय परिवेश के नितांत प्रतिकूल था, उसको हटाने के लिए, उसको यहाँ से बाहर करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि मैं उसके पहले भी जाना चाहूँगी, और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के पहले हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो हम पुर्तगालियों के जो शासन था तटीय कर्नाटक में जी, जहाँ पे अबक्का चौटा का नाम लिया जाता है, जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी विदेशी आतताई से स्वयं को, अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो स्वाधीनता का तात्पर्य जी मुझे लगता है कि यही है। जी मैडम, स्वतंत्रता संग्राम के जो भी हमारे सेनानी हैं, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम उन्हें कैसे याद करें? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि 75वां वर्षगांठ है और 76वां स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो भारत की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, वो बहुत ही प्राचीन और गरिमामयी विरासत है और हमें उसे जानने का ये मौका मिला है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री इस समय हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस समय जिस तरीके से कार्यक्रमों को पूरे विश्व में अपनी अलख जगाई है कार्यक्रमों के माध्यम से, और जिस तरीके से भारतीयों को उन्होंने प्रेरित किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल। जैसे कि हर मंच से मैंने देखा है, मैं जब भी देखती हूँ तो मैंने पाया उनको कि वो हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी वीरांगना का नाम ले रहे होते हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का नाम ले रहे होते हैं, जैसे कि सांची होन्नम्मा का नाम उन्होंने लिया मंच से। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो ये अवसर है, सबसे उपयुक्त अवसर मुझे लगता है कि जहाँ पे हम अपने विरासत को याद कर सकें, अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम गर्व से देख सकें, और जहाँ पे हमें लगे कि जहाँ पे और विकास करने की या कार्य करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत ही सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उपयुक्त अवसर होगा कि हम अपनी विरासत को फिर से जान पाएँ और उस दिशा में हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों की तरफ हमारा एक फोकस बना रहे। जी। स्वतंत्रता आंदोलन को हम कितने चरणों में बांट के देख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सांची होन्नम्मा का नाम आता है, अबक्का चौटा का नाम आता है, उसके बाद हम चलते हैं 1757 से 1857 की तरफ। उस समय भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने गुरिल्ला पद्धति का
अनुसरण किया और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं को उन्होंने भगाया जी भारत के सीमावर्ती इलाकों से। और 1757 से 1857 के पश्चात 1858, क्योंकि आप जानते हैं कि 1858 में ब्रिटिश सत्ता पूरी तरीके से भारत में आ गई थी और क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है या रानी की घोषणा के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे पूरी तरीके से आ चुका था। और ये दौर था जब कि हम देखते हैं कि ये अलग फेज शुरू होता है। भारतीयों ने जो ब्रिटिशर से खिलाफ जो कार्य किया 1857, उसका एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ये दूसरा फेज शुरू होता है 1857 से 1905 तक का जी। और 1905 में जो घटना हुई थी आपको मालूम है, बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और उस संदर्भ में भी ऐसे दस्तावेज मिलते हैं कि जहाँ पे भारतीय महिलाओं ने कुछ इस तरीके का कार्य किया था कि लॉर्ड कर्जन जैसा व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो इस पूरे घटनाक्रम को पलटते। उन्होंने कुछ इस तरीके के स्टेप लिए थे महिलाओं ने, ऐसा तमाम हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं। तो ये फेज हो गया हमारा दूसरा, जो कि 1857 से 1905 तक का है। उसके बाद 1905 से लेकर के 1947 तक का दौर है, जिसको कि हम याद कर सकते हैं एक अलग प्रकार के मूवमेंट के संदर्भ में, जहाँ पे प्री गांधीयन एरा हमें दिखाई देता है और पोस्ट गांधीयन एरा हमें दिखाई देता है। तो हम दोनों पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि हम कुछ अपने जो प्रमुख लीडर्स हैं वो किस तरीके से इस मूवमेंट को देख रहे हैं, या किस तरीके से वो स्वाधीनता को प्राप्त करने की उनकी रणनीति थी, उनकी जो टेक्निक थी, उसको भी हमको जानना ज़रूरी लगता है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये विभिन्न चरण रहे हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से भारतीयों ने स्वाधीनता का उद्घोष किया जी। और इस विषय में हम गांधी जी की विचारधारा पर कुछ प्रकाश डालिए जी। गांधी एरा पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। जैसा कि हम देखते हैं कि गांधी जी का 1915 में भारत में एक सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश हो रहा है और 1922 में असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन और साथ ही साथ कृषक मूवमेंट भी चल रहा है। और हम देखते हैं कि गांधी जी महिलाओं को लेकर के उन्होंने जो अपना तरीका अडॉप्ट किया वो विस्मयभूत कर देता है हमें, क्योंकि गांधी जी के विषय में जैसा मैं बताना चाहूँगी कि एक नारीवादी चिंतक रही है मधु किश्वर और वीना मजुमदार। तो उन्होंने ये अपने लेख में बताया है कि गांधी जी जब आंदोलन से जुड़ते हैं, स्वाधीनता आंदोलन से, तब महिलाओं को अपनी गरिमा का पहली बार भान होता है और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के जो कुछ भी नकारात्मक था, तो वो नकारात्मकता को दूर करने में गांधी जी ने बहुत बड़ा कार्य किया था। और उन्होंने इसको लेकर के एक सकारात्मक छवि भारतीय महिलाओं के मन में बनाई और राजनीतिक कार्यों के प्रति जो सम्मान का भाव है वो भारतीय महिलाओं में जगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जहाँ पे भारतीय महिलाएं ब्रिटिश काल में, हम जब ये देखते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो लगातार भारतीय कुरीतियों पर वो फोकस कर रहे थे और ये भारत के लिहाज से कतई अच्छा नहीं था, क्योंकि एक नेगेटिव छवि जब भारत की विदेशों में जा रही थी तो वो धारणा बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती थी। तो ऐसे में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में आधी आबादी को साथ लेने का जो गांधी जी का तरीका का था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण था जी। और इस लिहाज से मैं कहूँगी कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह जी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जी। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तो इस वक्त आज की महिला शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये इस रूप में ये संदेश देना चाहूँगी
कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है जी, उसमें सामंजस्य की अधिकता रही है, और जो भारतीय संस्कारों से युक्त स्त्री है वो इस बात को जानती है, जिसने अपना इतिहास पढ़ा है, जिसने अपना सांस्कृतिक थाती को जिसने उसका साक्षात्कार किया है, तो उसे ये भली भांति परिचय होना चाहिए, इस बात को उसको पता होना चाहिए कि ये जो दौर है ये एक पक्षीय होकर के नहीं लड़ा जा सकता है, या अपने अधिकारों की बात या अपने को आगे बढ़ाने की बात, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाएं हर फ्रंट पे आगे हैं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हर्षोन्माद में जीने का समय नहीं है, बल्कि हमको इस सामंजस्य को देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय महिलाओं ने हमेशा अपने समाज को, राष्ट्र को और अपने परिवार को एक साथ जोड़ा है। तो यही करने की आवश्यकता है, और ये मुझे लगता है कि इससे अच्छा दौर शायद पहले कभी नहीं था। और अब तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि महिलाएं, हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम जी। आज की राजनीति में हम देखें कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सक्रिय हैं जी। और उनको हम क्यों ना बात करें द्रौपदी मुर्मू की, बिल्कुल हम क्यों ना बात करें उन तमाम महिलाओं की जो इस समय फ्रंट पे कार्य कर रही हैं, राजनीति में वो सक्रिय हैं, और उनका पूरा सपोर्ट है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हमारी राज्य सरकारें हों, कहाँ पे उनका योगदान हमें पहली बार किसी इतने पिछड़े आदिवासी महिला के रूप में हमें एक राष्ट्रपति मिली जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जो उन वीरांगनाओं ने जो योगदान दिया, उसी का नतीजा है कि आज एक ऐसी महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। जी बिल्कुल। आदिवासी महिलाओं का पहले भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, झलकारी बाई के नाम हम ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया है। तो ये बहुत अपेक्षित था और ऐसा हुआ है, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ऐसा हुआ है। जी मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने भारतीय वीरांगनाओं और सभी महिलाओं के बारे में इतनी अच्छी बातें हमें बताईं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।